कंसल्टेशन करती हैं, जी उनकी उनके एसेट्स में सर वो क्या मेंशन करते हैं? क्योंकि उनका तो स्टॉक नहीं होता, तो उनकी बैलेंस शीट में सर एसेट्स कैसे मेंशन होते हैं? ठीक है, देखें सिर्फ एक स्टॉक तो एसेट नहीं है। जो आपकी कंसल्टेंसी अगर कंपनीज भी हैं, अब यहाँ पे जो आपके पास जो सर्विस प्रोवाइडिंग है उसके अंदर फॉर जैसे यहाँ लिखा हुआ है एयरलाइन कंपनीज भी हैं जो है ना उसमें। तो एयरलाइन कंपनीज में फॉर एग्जांपल आप पीएए को ले लें तो उनके पास उनकी बिल्डिंग्स भी हैं, लैंड भी उनके पास है, ठीक है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी उनके जो है वो एसेट्स हैं। अच्छा, उन एयरक्राफ्ट्स के लिए जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स वगैरह उन्होंने जो रखे हुए हैं वो भी उनके लिए जो वो हैं एसेट्स के तौर पे हैं। अब इसी तरीके से जो कैश उनके पास है या कैश एट बैंक है वो भी उनके लिए एसेट्स हैं। इसी तरीके से अगर कुछ उन्होंने जो फॉर एग्जांपल होटल्स वगैरह जो है वो लीज के ऊपर फॉर इंस्टेंस दिए हुए हैं और एडवांस कुछ अमाउंट ली है या उनसे कुछ अमाउंट उन्होंने रिसीव करनी है फ्यूचर में लेट्स सपोज, तो वो उनके रिसीवेबल्स भी जो है ना वो एग्जिस्ट करते होंगे। तो सिर्फ एक जो है वो इन्वेंट्री वाला एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली उस तरह से नहीं होता क्योंकि वो गुड्स में डील नहीं कर रहे होते, बाकी तो एसेट्स तो उनके पास हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप बैंक्स को ले लें अगर, ठीक है, ऑल्दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट में आ जाएंगे, उनको एक सेपरेट कैटेगरी में किया हुआ है। तो अब बैंक्स के अंदर इसी तरह से बिल्डिंग्स तो एग्जिस्ट करती हैं, फर्नीचर एग्जिस्ट करता है, फिक्सचर्स वगैरह जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से कैश एग्जिस्ट करता है, उन्होंने लोगों को लैंडिंग जो की होती है वो सारे के सारे उनके रिसीवेबल्स हैं, वो एसेट्स हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर आ जाएंगे उनके। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री वाला पर्सपेक्टिव है वो डिफर करेगा, लेकिन बहुत सारे बाकी एलिमेंट्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। और ये सर राइट। असल में ये इसको रिस्ट्रिक्ट करने की वजह ही ये थी कि डिफरेंट जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सर्विस को लेंगे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बाय एंड लार्ज हम जब भी बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की बात कर रहे होते हैं। अभी इसमें दूसरा भी जो एलिमेंट है ना कि हाउ डिफरेंट इज कंपोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो दूसरी वाली बात जो भी आप बात कर रहे थे कि जो इनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं एसेट्स के अंदर, वो भी वेरी करेंगे। जैसे अब इन्वेंट्री है तो जरूरी नहीं कि वो इन्वेंट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन रिसीवेबल्स तीनों में एग्जिस्ट करेंगे। अब इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो क्राइटेरिया ये है कि जो कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है वो उनके लिए एसेट है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जितना कैश है डिपॉजिट्स की फॉर्म में आया हुआ है वो उनके लिए लायबिलिटी है। अब आपने जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो आपके लिए जो है लायबिलिटी है, लेकिन बैंक ने आपको लेंड किया हुआ है वो उनके लिए एसेट्स हैं। तो समटाइम शायद आपने सुना भी हो कि वो कहते हैं जी कि जो नॉर्मली जो अकाउंटिंग है जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में टोटली रिवर्स होती है। वो रिवर्स इसी वजह से होती है कि वो ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है वो बिल्डिंग सेल की, तो मैं सेलर हूं, तो मैंने सेल्स की एंट्री जो है ना वो पास करनी है। मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन आप बायर हैं, आप बिल्डिंग एसेट एक्वायर कर रहे हैं, तो आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में सेल्स की एंट्री हो रही है, आपके कॉन्टेक्स्ट में बाइंग की एंट्री हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह बैंक के जो पर्सपेक्टिव में डिफरेंट है कि जो आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, वो आपके लिए एसेट है, उस पर जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है वो इनकम है, लेकिन बैंक ने वो जो आपसे डिपॉजिट्स लिए हैं उनके लिए लायबिलिटी है, उस पर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उनके लिए एक्सपेंस है। तो ये किस तरह से कंपोजिशन एसेट्स या लायबिलिटीज की एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर क्या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, ये फिर आप उधर जो है ना वो स्टडी करेंगे। एंड देन डू दीज रिपोर्ट्स appear to be capable of fulfilling the three functions of information control and planning। तो हम लोगों ने कहा था कि good financial statements are helpful to provide the information to the stakeholders, they provide the full disclosure, then they help in planning and controlling the different functions of the business organization। तो वो उस एलिमेंट को देखेंगे कि इन रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर क्या डिसीजन मेकिंग हो सकती है, इन पर्सपेक्टिव को जो है ना वो फुली कवर करती है नहीं करती। एंड देन एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर एनी एविडेंस ऑफ डेलिब्रेट मिस स्टेटमेंट और क्रिएटिव अकाउंटिंग जो है उसमें। तो कोशिश करें कि ऐसी कंपनीज को अगर आप पिक कर लें जहां पे कोई अगर कोई फाइनेंशियल स्कैंडल या कुछ इस तरह की कोई चीज आई है, तो देन यू वुड बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए एक तरीका कार क्या है कि यू विल गो टू द नोट्स टू अकाउंट्स। उन नोट्स टू अकाउंट्स को जो है आप देख के उन नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं या उनके अंदर जो चेंजेस आई हैं उनको क्या करेंगे आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल द कंपनी हैज चेंज इट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड और द कंपनी हैज चेंज इट्स डेप्रिसिएशन मेथड, और उसका क्या उन्होंने डिस्क्लोजर स्पेसिफाई किया या नहीं किया, और अगर डिस्क्लोजर स्पेसिफाई किया हुआ है
तो उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि अगर उस पॉलिसी को चेंज ना किया जाता तो कोई इम्पैक्ट क्या होता, और अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो फाइनेंशियल क्या इम्पैक्ट आया है। ये नोट्स टू अकाउंट्स में स्पेसिफाइड होता है, सिर्फ आपने क्या करना है उसको फिगर आउट करना है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले, अगर कोई उसको टेकअप करता है पीआईए के केस में आपको सम टाइम बिग बात इफेक्ट वाला भी मिल जाएगा कि जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद उस साल के अंदर जो है ना कंपनी ने बहुत मैसिव लॉसेस को जो है ना वो किया, रिकॉर्ड किया, आने वाले सालों के अंदर जो है ना वो प्रॉफिट्स के अंदर चलेगी या सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी। तो ये जो बिग बात इफेक्ट है, इनकम स्मूथनिंग वाली चीजें हैं, कुकी जार रिजर्व्स वगैरह क्रिएट करना है, वो जो अर्निंग मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह हैं, उनमें से क्या कोई कंपनी यूज कर रही है या नहीं कर रही, या अगर किया है तो उसके क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस वगैरह हैं, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट से फाइंड आउट करेंगे जो है। ठीक है जी। तो दिस वुड बी द प्रोजेक्ट नंबर 3। Coming to the project number 4, this is related to the risk management. What you have to do is, now this information will not be available on internet. Whosoever would take up this project, they will have to access the senior management of any company. If you are in a company and you can get hold of that information, fair enough. Then otherwise, find preferably a public limited company, and if it is not possible, then a private limited company, and you will have to get this information by interviewing some of their departmental heads and then the top management. The first thing that you will ask them is, how aware are they of the risks faced by their own department and the company? तो वो जो डिपार्टमेंटल हेड है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन जो है ना मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर से आप पूछ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से रिस्क उनको जो है ना वो फेस होते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरीके से उस कंपनी को कौन कौन से रिस्क फेस होते हैं ये उनसे भी पूछ लें, और जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उनसे भी जो है ना वो पूछें, व्हाट स्टेप्स हैव दे और द कंपनी टेकन टू हैंडल और मिटिगेट दीज रिस्क। अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर से कहते हैं जी कि हमारा वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, वेस्ट जो है ना उसमें, तो अब आप उनसे पूछ लेते हैं जी कि वेस्टेज की रीजन क्या है जो है ना, तो वो कहते हैं जी कि वेस्टेज की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम उसको जब प्रोडक्ट्स को बना रहे होते हैं तो उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से जो है ना ब्रेकेज और इस किस्म की चीज हो जाती है। तो अब कंपनी ने कौन से स्टेप्स किए जी? पहला स्टेप ये जी कि जो उनकी वर्क फोर्स या लेबर फोर्स थी उनको ट्रेन किया है। तो लेबर फोर्स को ट्रेन करने से क्या हुआ कि वो जो ब्रेकेज थी, जो उसकी जो वेस्टेज थी उसको जो है ना रिड्यूस कर लिया। सेकेंडली, लेट्स सपोज जो मटेरियल वो यूज करते थे वो मटेरियल जो था उसको उसके अंदर ब्रेकेज काफी ज्यादा थी, तो रॉ मटेरियल को जो है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर ली, या उसको जो है उन्होंने किसी और वेंडर से एक्वायर करना शुरू कर दिया, तो थिंग्स लाइक दैट। या इसी तरह से फॉर इंस्टेंस जो है ना उसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जो लोग थे जो है ना उनको हेल्थ और सेफ्टी हैजर्ड्स जो है ना वो फेस से जो है ना उसमें, जैसे पावर लूम्स होती हैं तो उसमें बिल्कुल बारीक बारीक रेशे जो है ना वो हर टाइम उड़ते रहते हैं, तो जो लोग वहां पे काम करते हैं तो कुछ अर्से के बाद उन बेचारों को लंग्स का जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो है ना क्या मेजर्स दिए गए, तो ये एक रिस्क है, एक प्रॉब्लम है जो कि उनको फेस करना पड़ता है। या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि वर्क जो है वो काफी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है या काफी हेक्टिक है, तो टर्नओवर बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में उस टर्नओवर को जो है वो उन्होंने मिटिगेट करने के लिए क्या जो है ना वो जो है ना स्टेप्स जो है ना वो लिए हैं, ताकि वो रिस्क जो है ना वो कम हो सके या उसको हैंडल किया जा सके या उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है 100% तो नहीं जो है ना स्टेप्स ले लिए होंगे, या 100% जो उन्होंने जो उसको उसके अगेंस्ट जो भी प्लान ऑफ एक्शन था उसको तो नहीं किया होगा, तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो अभी लेना जो है ना रह गए हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे या कंपनी लेवल पे, तो उसको जो है वो क्या करेंगे आप उनसे जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्वायर कर लेंगे। देन what risks are being avoided by the company and what are the potential benefits that are being sacrificed by avoiding these risks। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है जी कि हमें जो है वो क्या होता था, जो प्रोडक्शन है हम इसको खुद करते थे, तो प्रोडक्शन करते हुए हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि उसकी जो रॉ मटेरियल है वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, या हमें जो लेबर फोर्स नहीं अवेलेबल था, हमने इसको आउटसोर्स कर लिया। तो जब आउटसोर्स कर लिया है तो ये रिस्क तो जो है ना वो हो गया कि ठीक है जी कि प्रोडक्शन के जो बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको जो है ना वो कवर अप कर लिया गया, लेकिन उसी के ऑल्टरनेटिव जो आप उसको जब जो है ना खुद से नहीं एक्वायर कर रहे, कहीं से और जो है ना वो प्रोक्योर कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो पोटेंशियल बेनिफिट था खुद बना के उसको सेल करना, उसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई था, जो आपको क्या करना पड़ा है, सेक्रीफाइस करना पड़ गया। तो अब ऐसी सिचुएशन भी जो होगी कि उसमें क्या आपको जो है ना वो कुछ आपने बेनिफिट सेक्रीफाइस किए हैं उनको भी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। या इसी तरीके से लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो कार्स की इंश्योरेंस है,
तो कार्ड्स को जो है आपने कहा जी कि हम इस तरह से करते हैं कि रिस्क ये है कि इनका थेफ्ट है या एक्सीडेंटल जो है ना वो लॉस हो सकता है, तो उनको इंश्योर करा देते हैं। तो आपने जब इंश्योर करा दिया तो जाहिर सी बात है उस पर कॉस्ट आप बियर कर रहे हैं, वो कॉस्ट जो है आपकी प्रॉफिट को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी जो है ना उसमें। देन व्हाट आर द रिस्क आर बीइंग रिटेन्ड बाय द कंपनी। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिस्क जो है ना वो आप ट्रांसफर कर दें। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, क्रेडिट के ऊपर सेल करते हैं, तो ये क्रेडिट रिस्क आप बियर कर रहे हैं। उस क्रेडिट रिस्क के लिए बियर करने के लिए आपने क्या किया, इस वजह से बियर किया क्योंकि जब क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सेल रेवेन्यू इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आप रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कैश सेल करें। लेकिन कैश सेल का जो डाउन साइड इफेक्ट है वो ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर को लूज कर देंगे जो कि डायरेक्टली कैश के ऊपर परचेज नहीं करना चाहता। तो अब क्या करेंगे जो है ना उसमें, या तो जो है वो बैड डेट्स का रिस्क अपने पास जो है ना वो रिटेन करें या अपनी सेल्स को फॉरगो करें। तो आपने कहा जी कि हम बैड डेट्स वाले पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं, इस रिस्क को जो है ना वो रिटेन कर लेते हैं जो है ना उसमें। और व्हाई द कंपनी हैज चोजन टू रिटेन दिस रिस्क। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने क्यों डिसाइड किया कि इस रिस्क को रिटेन करें। तो आप कहते हैं जी कि बेनिफिट ऑफ रिटेनिंग दैट रिस्क इज मच मोर एज कंपेयर टू सेक्रीफाइसिंग दी कस्टमर जो है ना उसमें। तो बिल्कुल ठीक है। या दूसरे एंड पे एक बंदा कहता है जी कि भाई बात यह है कि मेरी जो प्रोडक्ट है मोनोपोली है, इस कंट्री में जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं ये तो कोई और करते ही नहीं है, तो हमें पता है हमारा कस्टमर कहीं जा ही नहीं सकता। तो जब कस्टमर कहीं जा ही नहीं सकता तो उसकी मजबूरी है कि उसने आपसे खरीदना है। तो अब चाहे कैश पे सेल करें या क्रेडिट पे सेल करें, आना तो उसने आपके पास ही है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द क्रेडिट वी आर सेलिंग देम ऑन कैश। फेयर ना, बिल्कुल वैलिड रीजन है कि आप क्रेडिट सेल पे नहीं जाना चाहते, कि आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाती है, रिसीवेबल्स जो है ना वो अनकलेक्टेड हो जाते हैं, बैड डेट्स जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। तो आपने उसको ऑल्टरनेटिव ये कर लिया कि आप कैश सेल के ऊपर चले जाएं। एंड सिंस यू कैन बियर दैट बर्डन के जी कि कोई और जो है वो आपकी मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो ठीक है, फेयर इनफ। अगर सेल में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी आती है लेकिन 100% कैश रिकवरी हो जाती है, तो यू आर ओके विद दैट। तो जो भी रीजन होगा उन रिस्क को जो है ना वो टेकअप करने का वो स्पेसिफाई करेंगे। एंड माइंड इट, डोंट लिमिट इट टू वन और टू रिस्क। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ द रिस्क दैट कुड बी फेस्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So try to get hold of the maximum, or when you are talking about the department, it should not be limited to only one department. That's why I was asking you, okay, it's better that you should get hold of any public limited company or the officials of the public limited company. Reason being कि जहाँ जो बड़ी कंपनी होगी, जहाँ ऑपरेशन ज़्यादा होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास जो है ना वो ज़्यादा बेहतर आ सकेगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट लिमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, अब वो एक ही डिपार्टमेंट है जो सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लुक आफ्टर कर रहा है, तो वहां से आप कितनी इंफॉर्मेशन जो है ना गैदर करें। ठीक है, बट स्टिल इट इज डिपेंडेंट कि कहाँ आपकी एक्सेसिबिलिटी है, कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ना वो ले सकते हैं। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स ऑफ योर इंटरव्यूज, ये जो इंटरव्यू आपने कंडक्ट किए होंगे, यू विल हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द कंपनीज रिस्क प्रोफाइल फॉर कंसिडरेशन बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपने क्या करनी है, इसकी बेसिस के ऊपर आपने रिस्क जो है ना वो स्पेसिफाई करने हैं। उन रिस्क की जो है ना वो आपने क्या करनी है, रैंकिंग करनी है कि कौन से रिस्क ज़्यादा जो है ना वो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनमें से कौन से रिस्क जो है वो अवॉइड हो सकते हैं, कौन से अनअवॉइडेबल रिस्क हैं, और ये रिस्क प्रोफाइल सी बना के आपने क्या करनी है, लेट्स सपोज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट करनी है। तो ये जो इंटरव्यूज हैं ये आप फिजिकल भी जो है ना वो वहाँ विजिट करके कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर एक्सेसिबिलिटी है तो ऑनलाइन जो है ना उसको जो है अरेंज कर लें। और फिर इसका जो एनालिसिस है, अगर उसको आपको एनवीओ वगैरह यूज़ करना आता है तो उसको एनवीओ के थ्रू भी जो है उसका जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर एनवीओ वगैरह नहीं यूज़ करना आता तो फिर ये जो 5-7 लोगों से आपने इंटरव्यूज किए होंगे उनका आप बेशक मैनुअल एनालिसिस कर लें कि इन इन क्वेश्चन के अगेंस्ट फलां फलां बंदे ने ये बात की थी, एंड बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स आप फिर क्या कर सकते हैं, उनके डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसी चार्ट्स बना सकते हैं, बार चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं कि ये आंसर्स थे, उनकी बेसिस के ऊपर ये चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। So this was the project number 4. Coming to the project number 5, you will have to take up two companies, preferably two companies, one having a formal system of internal control and the other one without any formal control. तो जिस कंपनी के अंदर फॉर्मल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, what you have to do is you will have to carefully evaluate its effectiveness in terms of कि उनके जो एसेट्स हैं उनको कितने जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेफ गार्ड कर रहा है, जो उनके प्रोसीजर्स हैं वो कितने वेल डिफाइंड है या इन प्लेस हैं,
कौन कौन से टूल्स वो यूज कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जो है ना वो इफेक्टिव बनाने के लिए, और फिर इसी तरीके से उसकी वजह से जो ओवरऑल कंपनी है उसके डिफरेंट ऑपरेशंस या बिजनेस की जो सिचुएशन है वो कैसे जो है ना वो चल रही है. Then what you have to do is, if you find any weak areas in the present system, tabulate these weaknesses जो है ना उसमें. The important thing is you are not supposed to talk about the effectiveness of the system कि हमने तो ये system देखा है वो तो बिल्कुल perfect था. But I expect from you is कि आप वो जो internal control system है उसकी weaknesses को जो है ना वो find out करें. And then not only the weaknesses, what you have to do is you have to list the possible losses that may arise because of these weaknesses जो है ना. तो ये अगर है तो इसकी वजह से क्या जो है ना वो नुकसान हो सकता है. And then you have to suggest a ways and a means of removing such weaknesses from the system. तो फिर उसके बाद जो है आपने पहले weakness identify की, उसके बाद उसका जो प्रॉबेबल लॉस था उसको जो है ना वो स्पेसिफाई किया कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और फिर उन नुकसानात को ओवरकम करने के लिए, उन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए आप वेज या मीन्स करेंगे जिसके जरिए से उस सिस्टम के अंदर उन वीकनेसेस को जो है ना वो ओवरकम किया जा सके. And the second company that you will take up is the one which may not have any formal system of internal control. So what you will do is you will write a memorandum to the CEO of the company outlining the need for or the advantages to be gained from having a formalized system, जिसमें आप उन्हें बताएंगे कि जी फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही एक सिस्टम होता है जिसको विसल ब्लोइंग का कहते हैं, कि अगर कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका जो है ना वो को मेल प्रैक्टिस हो रही है, जिस इंफॉर्मेशन को जो है ना वो डिस्क्लोज करना है, तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर दैट विसल ब्लोइंग एंड हु वुड विसल ब्लो एंड टू whom इट वुड बी ब्लोड. तो अब उसमें अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है ना आउटसाइडर को जो है ना पहले कन्वे कर दी जाती है तो कंपनी को जो है ना उसकी बड़ा जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं. लेकिन अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज होती तो हो सकता है उसकी कंसीलमेंट की वजह से कंपनी का जो है ना वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर चली जाए, कंपनी जो है ना वो बैंकरप्ट हो जाए. तो अब किस तरीके से जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसका पास ऑन होना, उसका कम्युनिकेट होना जो है ना जरूरी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है. ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही हर बंदा जो है वो दूसरे की बैक बाइटिंग के अंदर लगा रहे, और ऐसा भी ना हो कि लोगों को पता भी है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे जो है ना वो इशू जो है ना वो क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसको जो है वो कोई रिपोर्ट ही ना करे. तो क्या विसल ब्लोइंग का कोई सिस्टम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, क्या कोई फॉर्मल प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है, या कोई इनफॉर्मल प्रोसीजर है उसको एग्जिस्ट करता है. तो अगर इनफॉर्मल है तो कैसे उसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है, उसको फॉर्मलाइज करने से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. तो इस तरह की जो है ना वो चीजें आप क्या करेंगे उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे जो है ना उसमें. And then the sixth one and the last project is basically the group has to choose any industry that could be banking, cement, textile, pharmaceutical, chemical, or any other company or in the industry. Take the top two companies and the two medium-sized companies in that industry. वो दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर हो सकती हैं. सेल्स की बेसिस के ऊपर भी आप कर सकते हैं कि उनका सेल्स कितनी है, उसकी बेसिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये टॉप मोस्ट है और ये जो है ना वो मीडियोकर है. आप एसेट्स की बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं कि एसेट साइज को ले लें कि टोटल वर्थ ऑफ एसेट्स कितने हैं, उसकी बेसिस के ऊपर जिस कंपनी के सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं वो टॉप जो है ना वो एसेट टॉप साइज कंपनीज हैं, और जिनके कम होंगे वो मीडियम साइज हो जाएंगे, जिनके सबसे कम है वो स्मॉल साइज आ जाएंगे. आप इसको मार्केट शेयर की बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस के ऊपर के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कर दें. तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी. तो जिन कंपनीज की हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टॉप में आ जाएंगी, जिनकी सबसे कम है वो लोएस्ट में आ जाएंगी, और इन बिटवीन जो एग्जिस्ट कर रही है वो मीडियम टर्म. तो आपने दो कंपनीज ऐसी लेनी है जो टॉप मोस्ट रैंकिंग में ट्राई करती हैं, दो कंपनीज ऐसी लेनी है जो कि मीडियम टर्म है, और फिर उन दो कंपनीज की आपने क्या करनी है, CSR रिपोर्ट्स को जो है ना वो स्टडी करना है. Or in light of your observations, you have to set the benchmarks for that industry in respect of the different areas of corporate social responsibility जो है ना उसमें. तो आप क्या करेंगे कि वो जो उनकी CSR रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी करने के बाद आप कुछ बेंचमार्क सेट करेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये डिफरेंट एरियाज हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कि मीट होने चाहिए या जिनको प्रॉपरली जो है ना वो एग्जीक्यूट होना चाहिए. ठीक है जी. So these are the 6 projects and we have 11 groups till now जो most probably would become 12 as we were discussing. तो जिस सीक्वेंस के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो हम कर लेंगे. ग्रुप 1 प्रोजेक्ट 1, then
Group 2 project 2, Group 3 project 3, Group 4 project 4, Group 5 project 5, Group 6 project 6. Then again from 7 we will repeat the sequence. Group 7 project A, Group 8 project 2, Group 9 project 3, Group 10 project 4, Group 11 project 5 and Group 12 project 6. अगर कोई 13 ग्रुप हुआ तो वो फिर फर्स्ट को कर लेगा, तो इसी सीक्वेंस को जो है ना वो कंटिन्यू करेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर जी। सर एक इजाजत हो तो कुछ जी जी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं सर? जी जी प्लीज। सर आपके जो प्रोजेक्ट्स देख के आई एम सॉरी टू से हमें ये लग रहा है जैसे हम एमएस इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कर रहे हैं सर, वेयर एज वी आर डूइंग एमएस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनका कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने जिन जिन चीज़ों की बातें की हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, दे आर ऑल ग्रीक फॉर अस, दे आर लिटरली ऑल ग्रीक फॉर अस। चाहे सर आप जो CSR रिपोर्ट्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हैं, इसके अंदर सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो चीज़ें हैं, वी हैव नेवर सीन दीज थिंग्स। ना ही मतलब आपने जो भी पढ़ाया है सर वो बेसिक चीज़ों के अंदर पढ़ाया है, लेकिन जो चीज़ें आप प्रोजेक्ट्स में मांग रहे हैं ये बहुत एडवांस्ड लेवल की हैं। ना ये रिपोर्ट्स पढ़ाई हैं, ना हमें ये रिपोर्ट्स पढ़नी आती हैं, ना हमने ये देखी हैं आज तक किसी भी किस्म की सर। और स्वाय मेरा ख्याल में जो स्टूडेंट्स किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, दे मे बी एबल टू डू दीज प्रोजेक्ट्स सर। हम जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस से या बिजनेस से या किसी और चीज से, ये सारी चीज जितना जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, ये तो दे आर मतलब इतना अगर हमारे पास होता तो हम ये सब्जेक्ट ना लेते, वी वुड हैव टेकन दी थीसिस। हमने तो थीसिस को इसलिए छोड़ा कि ताकि वो उसमें रिसर्च के जो मटेरियल होता है उसके हिसाब से हम उसको ना कर सकें, और ये एक थोड़ा सा हमें इसमें एडवांटेज हो जाता है। अच्छा उसमें आई डोंट नो सर, मतलब उसके बाद जो एटलीस्ट हम मतलब हमने तो ग्रुप्स भी जो अपने बनाए हुए हैं, ऑब्वियसली वो उसमें किसी में शायद लोगों के पास हो कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के लोग, बट बाकी मैक्सिमम तो सर नहीं है सर लोगों के साथ। देखिए अब आप बच्चों से भी पूछ रहे हैं सर, माय पॉइंट ऑफ व्यू सर मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक मिनट यार सर, ये जिस तरह अभी सर साकिब ने बात की है ना, आई विल सपोर्ट हिम। देखिए सर, जिस तरह हमारा बैकग्राउंड है जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का या इस सेक्टर से ताल्लुक नहीं है, अब जिस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हुए हैं सर, या उनके जो प्रोजेक्ट मिले हैं, हार्डली हमें एक एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का कहा जाता था कि आप उसको एनालाइज कर दें, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। इसको देख के, इन प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को देख के तो वाकई सर की लग रहा है कि इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम इसको अंडरटेक कर सकें सर। अच्छा चलें एक मेरी बात सुनें। आप देखें, पहली बात तो ये है कि ठीक है आपने उस चीज को नहीं किया, लेकिन करेंगे तभी जो है ना वो सीखेंगे। दूसरी बात ये है इट्स नॉट अ थीसिस और रिसर्च रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल इस सामने मैंने ये जो कह लेना, जो आप कह रहे हैं ना कि एक कंपनी को हम कर लें, तो ये 10 कंपनीज का मैंने लिखा है। आपके टोटल ग्रुप मेंबर्स कितने हैं? सर एवरेज 5 है। 4 से 5 सर ग्रुप मेंबर्स हैं, 4 से 5 ऑन एवरेज 5 है। तो इसका मतलब है कि लेट्स डिवाइड इट इक्वली, 5 मेंबर्स पे हम डिवाइड कर दें तो 2 कंपनीज पर पर्सन आ जाती हैं। ऐसे ही है, ठीक है। रिपोर्ट्स तो पढ़ी नहीं हमने सर, क्या करेंगे जी रिपोर्ट्स अब पढ़ेंगे ना, कोई इशू नहीं है जो है ना उसमें जो आपको कोई प्रॉब्लम आती है फील फ्री टू डिस्कस, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि जो है ना कि ये आपके ऊपर बाइंडिंग है कि हर चीज खुद से कर लें, किसी से ना पूछना है ना किसी से हेल्प लेनी है। तो पहली बात तो ये, जिन लोगों को कुछ फाइनेंशियल या कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, आप लोग आपस में एक दूसरे से हेल्प लें, और कोई टीचर्स हैं उनसे हेल्प ले लें। मुझसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको जो है ना वो हेल्प दे दूंगा। अब इस चीज़ों को ये हमने जो डिस्कस किया, इसीलिए ये 1 बाय 1 हर चीज़ भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ताकि ये भी किसी को प्रॉब्लम ना हो कि इसको तो हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से चीज़ें लें, इसको मैं चलें यहीं से कर लेते हैं। टाइप ऑफ द बोर्ड इट हैज़ इन टर्म्स ऑफ टेन्योर। तो मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि अगर आप 5 साल का डाटा लेते हैं और 5 साल के अंदर जो है ना वो 3 साल तक सेम मेंबर्स चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कॉमन टेन्योर्ड बोर्ड है। तो बोर्ड जब एनुअल रिपोर्ट आप ओपन करते हैं तो उसी के अंदर आप उसकी अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली स्पेसिफाइड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोफाइल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना इंफॉर्मेशन।
तो आप सिंपली उसमें जाएंगे, एक साल देखते हैं उस कंपनी के वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दूसरे साल वही हैं, तीसरे साल वही हैं, तो कॉमन टेन्योर्ड बोर्ड है। हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैगर्ड बोर्ड है। तो बस सिर्फ आपने इतनी इन्फॉर्मेशन वहां से जो है ना वो लेनी है कि जी ये कॉमन टेन्योर्ड था, ये स्टैगर्ड बोर्ड है, इसमें कोई ऐसी बड़ी जो है ना वो मुश्किल बात नहीं है। फिर इसी तरीके से द टाइप ऑफ बोर्ड इट हैज इन टर्म्स ऑफ लेवल और टीयर्स। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहीं पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 2 टाइप्स के बोर्ड उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, ये सुपरवाइजरी बोर्ड है और ये जो है ना जो ऑपरेशनल बोर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि 2 टियर बोर्ड है। और सिंपली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है कि द बोर्ड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, कोई उसमें बाइफरकेशन नहीं है, बोर्ड के आगे फर्दर सेग्रीगेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिंपली ये यूनिटेड बोर्ड है। अब यहाँ नीचे चले जाएं, हाउ मेनी मीटिंग्स आर हेल्ड, ठीक है, इन द पास्ट ईयर, तो वहां मेंशन होता है कि देयर वर 4 मीटिंग्स हेल्ड इन द बोर्ड। कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को वहां से लेना है और उसको वहां मेंशन कर देना है, ठीक है। इसी तरह से साइज ऑफ बोर्ड का मतलब है कितने बोर्ड के मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स लिखे होंगे कि 8 है 10 है, उनके साथ इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है, उसको आप स्पेसिफाई करें, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है अगर आप उसको जो है ना करना चाहिए। जी हुसैन साहब। सर मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि ये आपने जो इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें बड़े आपने डिटेल तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है, और इन्हीं की अगर स्लाइड्स बना के आपके मेथड के मुताबिक सारे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो अपना इनपुट दिया जा सकता है, और एक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो काफी यानी मजेदार होती है। नहीं वो उसमें अच्छा, उसमें एक और सजेशन है, देखिए एक सजेशन ये भी है कि इफ यू फील, चलें ये थोड़ी सी चॉइस मैं आपको दे देता हूँ, ऑल्दो अब ग्रुप्स आप जो है ना वो बना चुके हैं, इफ यू स्टिल फील कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट किसी के पास आ गया जिसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव या वो चीज़ ज़्यादा है, तो आपके जो क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है या उनका थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, तो आप उनको ग्रुप में रिक्वेस्ट कर लें। ये मैं आपको लिबर्टी जो है ना वो दे देता हूँ। तो आई थिंक इट वोंट बी जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, जाहिर सी बात है कि आई डू एक्सपेक्ट कि जो है ना वो आप एक अच्छा जो है ना वो काम करें, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग इट, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो आपसे जो है ना वो मैनेज ना हो सके। और मैंने आपको कहा ना कि जब 5 और 6 लोग हैं ग्रुप के अंदर, तो उस काम को जब डिवाइड करेंगे तो रहेगा क्या, यहाँ पे नीचे हमने कहा था ये देखिए 6 कंपनीज लेनी है, तो इफ देयर आर 5 to 6 मेंबर्स, तो टेक्निकली स्पीकिंग एक बंदे ने एक कंपनी के ऊपर काम करना है, तो मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है। और जब आप 6 लोग हैं साथ काम कर रहे हैं या 5 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी जो 4 काम कर रहे होंगे, हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की जो हेल्प है वो उनसे आपको डायरेक्टली मिल रही होगी। और फिर मेरे ख्याल में जो क्लास फेलोज आपके हैं उनसे आप जो है ना किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, एक फील के उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें ज्यादा अच्छी इनपुट दे सकते हैं, या इवन दूसरे सेक्शन से जो है ना लोग हैं जिनकी इसके ऊपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, तो आप जरूर उनसे इनपुट लें। सर इशू ये है ना कि सर क्लास फेलोज को तो हम जानते नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन ही सारी क्लासेस चल रही हैं और कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ। तो जो ग्रुप्स अगर कोई छोटे मोटे बने हैं, वो जो पुराने ही ग्रुप बन रहे हैं वही चल रहे हैं सर। जी जी, एटलीस्ट इसमें आप ये एटलीस्ट हमें फिर चॉइस ये दे दें कि हम अपनी मर्जी का फिर जो है प्रोजेक्ट जो है ग्रुप जो है वो कीपिंग आर ईज ऑफ आर ओन ग्रुप, हम अपनी मर्जी के जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सेट कर दें। क्या उसको मैं इस वजह कहा था, इसको म्यूट कर मैंने कॉल कर रही थी ना, मैसेज थोड़ी चलते पढ़ सकता हूँ। उसमें ये कर दें। साकिब साहब मुझे बताएं आपको कौन सा जो है ना वो मिला है प्रोजेक्ट, आपका ग्रुप कौन सा सर है? मुझे तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो हमारा ग्रुप है 10 है और 10 को 4 मिला है, और 4 के हिसाब से हमें तो बिल्कुल ही जो है सारे हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं ऑल। हमारे दिखाएंगे 4 नंबर से कौन सा सर जो चॉइस वाला एस्पेक्ट जो उन्होंने सजेशन दिया ना ज्यादा बेहतर है सर, कि कम से कम जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोग हैं ना उनको थोड़ा ये फायदा हो जाएगा सर, कि वो कुछ ना कुछ उसमें से इनपुट डाल सके। नहीं उसमें देखें उसकी मैं एक वजह आपको बता दूं, चॉइस में इस वजह से ओपन तो करना, जस्ट प्लीज जो है ना उसको करें इससे। उसकी वजह ये है कि अब 5 लोग कहते हैं हमने बस यही काम करना है, और 3 लोग ऐसे जो कहते हैं जी हमने इस तरह के ये काम करना ही नहीं है, तो दैट्स नॉट द वे। मतलब ठीक है कि चलें कुछ ना कुछ कहीं पे प्लस माइनस हो सकता है जो है उसमें, चले एक ओपन ऑफर दे देते हैं जो है ना इस तरह से कर लेते हैं।
हाँ जी, ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला है, कोई ये स्वैप करना चाहता है जिस ग्रुप के पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है? तो साकिब साहब लोगों को जो है ना ये ऑप्शन दे देते हैं कि वो उसको जो है ना वो कर लें। साकिब साहब सर ये मैं आपको ओपन ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप किसी को इसके ऊपर बिलिंग कर लें स्वैप करने के लिए, तो मेरी तरफ से आप लोगों को अलाउड है। ठीक है, आप इतना काम तो आप करेंगे ना जरूर? ठीक है सर। ये तो सर आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कॉमन भी दिखाइएगा सर। अब लेकिन आप ये ना कहिएगा कि सर ये मार्केटिंग वालों का काम है, ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों का नहीं है किसी को कन्विंस करना जो है इसमें। तो दिस इज पार्ट ऑन योर पार्ट। इट्स एन honestly it's an offer but only for मैनेजमेंट। ठीक है ना, जस्ट कंसीडरिंग के जी के चलें ठीक है आपकी ये लिमिटेशन है, अदर देन दैट देयर इज नो चॉइस अवेलेबल फॉर एनीवन एल्स। तो आपके लिए ओपन ऑफर है, इफ यू फील कि ये थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना मुश्किल है तो आप इसमें से करें कि किसी और ग्रुप को इस पे कन्विंस कर लें, एक हुसैन साहब को जो है ना वो राजी कर लें, ये अच्छा कर लेंगे इसको रिस्क मैनेजमेंट। तो इनके साथ ग्रुप 6 के साथ सर देख लें, वी आर विलिंग बेसिकली ये 6 रिस्क मैनेजमेंट is a very bread and butter of the army person यार, we have to manage the risk। तो साकिब आपका ग्रुप नंबर 10 है, रिस्क मैनेजमेंट है ना इन कॉर्पोरेट सेक्टर। आर्मी इज नॉट अ कॉर्पोरेट सेक्टर। आर्मी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कुछ और चीजें आ जाती हैं सर। तो रिस्क ही है ना यार, वो असली हो या नकली सर आप तो जो है ना चूंकि बड़े अरसे से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कर ही रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में सर। हम तो अभी स्टिल चलो देखा भी कॉर्पोरेट सेक्टर। चले वो सारे के मुताबिक आई थिंक वी कैन ऑफर दिस चेंज सर। मेरा ग्रुप 6 है जी। एक तो हमारी रिक्वेस्ट होगी सर, काम माशाल्लाह काफी प्रोजेक्ट के अंदर ये ठीक ठाक हमें करना पड़ेगा। तो मेंबर जो है सर वो लिमिटेड मेंबर, लेट्स से 6 तक तो आप इजाजत आप दे ही चुके हैं मेरे ख्याल है, तो 6 का काम है सर। तो ग्रुप 6 अगर मेरा ग्रुप मुझे वो ना मारे तो वो हम वी आर रेडी टू चेंज विद दिस ग्रुप 4 प्रोजेक्ट, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, आप आपका ग्रुप नंबर 10 है, आप अपना प्रोजेक्ट 6 भी देख लें, प्रोजेक्ट 6 भी देख लें। अगर ग्रुप 4 वालों को प्रोजेक्ट या 10 वालों को अगर 10 वालों को प्रोजेक्ट 6 ठीक लगता है तो वी कैन ऑफर। वैसे भी जो ग्रुप नंबर 10 है ना उसका तो मेरे ख्याल आते ही ये 4 प्रोजेक्ट तो आते ही उसका रिस्क आता है, अदरवाइज आता है उनका 4 आता है ना, तो वो 6 के साथ हम ऑफर करना चाह रहे हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलना है वो वी हैव टू गेट इनटू इट, और हमें नेट खोलना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। तो बट फॉर द ईद ऑफ माय फ्रेंड्स इन यूनिफॉर्म I can offer them this, जिस तरह सर ने इंस्ट्रक्ट किया है, तो we are ready without saying कि वो क्या प्रोजेक्ट था, बट आप देख लें। अगर आपको 6 अच्छा लगता है तो आप ग्रुप 6 के साथ चेंज कर लें। अच्छा इस तरह कर लेते हैं, आई लीव इट टू यू पीपल, आप आपस में इसको जो है ना वो कर लें जो है ना उसमें। तो ये आपके पास ओपन ऑप्शन भी आ गई है, तो उसमें ये है कि मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए जो है ना उसमें। ठीक है जी। और सर एक काइंडली थोड़ा सा एडवांटेज हमें दे दें। ये जैसे इन्होंने बात की कि चूंकि बैकग्राउंड भी हमारा ऐसा नहीं है, तो जो भी हम कुछ कोशिश टूटी कोशिश करें सर, उसको थोड़ा सा इज्जत बख्शिएगा। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं। देखें आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम यू पीपल जो है ना उसमें, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि मगर हम जस्ट कहना चाह रहे हैं सर, हाथ हौला रखिएगा। नहीं, वो हाथ हौला रखने के लिए जो है ना पहले हाथ तो रखने देना, आपको जो है ना वो हाथ रखने के ठीक है, तो आप अपने एंड से एफर्ट करें, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ओके जो है ना, इतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं मेरे ख्याल में। क्योंकि देखें अभी तो सिर्फ इसका एक जो है ना एक पर्सपेक्टिव डिस्कस हुआ है, अभी आपने उन चीजों को जो है ना वो गो थ्रू नहीं किया, उनमें से देखे ही नहीं है। तो आई थिंक इट वुड बी बिफोर टाइम टू से कि ये चीज मुश्किल है, ये आसान है। हाँ ठीक है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है जी कि ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड है, टेक्निकल हो सकता है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड ऑफ द डे इज यू हैव टू जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, यहाँ पे डिसिमिनेट करना है। आपने खुद से कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं प्रोड्यूस करनी। रिस्क मैनेजमेंट में दैट वुड बी टोटली बेस्ड ऑन इंटरव्यूज। अगर आपने उसको थोड़ा देखा हो
कि टॉक टू द सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट टॉक व्हाट यू हैव टू डू बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ योर इंटरव्यूज। आपने उनसे बात की, उनसे इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को आपने रिपोर्ट में कंपाइल करके आपने जो है ना वो सबमिट कर दिया। हाँ, वो इंफॉर्मेशन कितने अच्छे तरीके से आप कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन में क्या इनसाइट्स लेके आते हैं, दैट वुड मैटर। तो दैट इज नथिंग कि आपने वो आपके रिस्क मैनेजमेंट जो है ना एबिलिटीज को जो है ना वो चेक किया जा रहा है जो है ना उसमें। दैट वुड ओनली चेक कि उस कंपनी से रिलेटेड जो हम लोगों ने बात की थी, रिस्क प्रोफाइल्स नहीं मेंटेन हुई होती, रिस्क एक्सपोजर जो है प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं होते, पता ही नहीं होता कि कौन से रिस्क हमने जो है ना वो टेकअप किए हैं, कौन से हमने फॉरगो किए हैं, उनको टेकअप करने का क्या एडवांटेज है, फॉरगो करने का क्या लॉस हो सकता है जो है ना उसमें। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को सिर्फ आपने वहां से लेना है और उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में कंपाइल करके सबमिट कर देना है। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई भी नॉन फाइनेंस पर्सन जिसको सिर्फ ये इंटरव्यू प्रॉपरली या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना वो गैदर करने की जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया है तो आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। So this is nothing that is testing your financial ability. This is just testing that how you will gather that information और उस information की बेस के ऊपर क्या करेंगे। But still, I have given you the option, आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये ग्रुप जो है ना वो बेशक ब्रिगेड तारिक साहब ने जो है ना वो ऑप्शन दे दी है, आप अपने साथ बेशक स्वैप कर लें। And then if you feel appropriate to then just let me know कि हम इसके ऊपर जो है ना वो कर रहे हैं। Rest of the groups will go according to the sequence. Or at the end of the day, the important thing would be your effort, ठीक है, regarding that particular project. I'm not expecting that you will be coming up with a perfect plan or risk profile जो है ना वो applicable होगी all across the companies. But I do expect that there is a sincere effort that is being put by all of you. और आपकी तरफ से एक अच्छा जो है ना उसको कोशिश करके उस चीज को जो है ना वो किया गया। तो I believe कि within 5 to 6 members एक डाइवर्स ग्रुप आपके पास ऑलरेडी होगा। एंड इफ यू हैवंट मेड द डाइवर्स ग्रुप, दैट इज वन मिस्टेक एट योर पार्ट व्हिच यू शुड हैव टेकन टू कंसीडरेशन कि एटलीस्ट वो ग्रुप में सिर्फ कन्वीनियंस नहीं हो, बट एटलीस्ट ऐसे लोग हों जो कि डिफरेंट एबिलिटीज रखते हैं और वो इसको जो है ना अच्छे तरीके से करते हैं। तो होपफुली वो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं। अब माशाल्लाह आप लोग जो है ना वो सीनियर लोग हैं, लर्नड लोग हैं, इन चीज़ों के लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं जो है। ठीक है जी। तो ओके सर, इसकी जो डेडलाइन है, डेडलाइन वुड बी 30th of May। ठीक है, तो यू हैव अराउंड 3 weeks approximately available। तो उसमें जो है ना ये आराम से हो सकता है। एंड देन डोंट टेक इट लाइक दिस कि दिस इज अ ह्यूज बर्डन, जस्ट थिंक अबाउट इट कि यू हैव टू डू इट इन अ टीम मैनेजमेंट। तो 5 लोग हैं, 5 लोगों में अगर टास्क डिवाइड करें तो बड़ी इजीली जो है ना वो काम हो सकता है। जी हुसैन साहब। सर ये वीडियो इसकी शेयर कर दीजिएगा आप जो आज के सेशन की है जी, मैंने रिकॉर्डिंग जो है इसीलिए स्पेसिफिकली इसको जो है ना डिस्कस किया है इन डिटेल कि पूरा जो सेशन इसके ऊपर जो है लगाया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि यही सारी इंफॉर्मेशन बाद में आप लोगों के साथ शेयर हो सके जो है ना। क्योंकि वजह यही है कि अगर वैसे जो है ना उसको करते रहते कुछ इंफॉर्मेशन स्किप होगी या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्किप होगी तो बाद में मैनेज करना मुश्किल है। तो मैं ये आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सर, क्योंकि यहीं से हम कंटेंट पिक कर सकते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, बट डोंट लिमिट योरसेल्फ टू द डिस्कशन। ठीक है, फील फ्री, इससे अलावा जो बेहतर आपके ओपिनियन मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो डू इनकॉर्पोरेट इट। बिल्कुल सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। जी वो मैं कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है हनान, ठीक है सर। असाइनमेंट